नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 9 को, जिसके अंतर्गत जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से आपके सुपरटेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 161 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 161 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी राय व्यक्त करने का कौशल कहलाता है। यानी कि ये जीवन कौशल से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना, यानी कि दूसरे को हर्ट किए बिना आप यदि अपनी राय को व्यक्त करने का कौशल, यानी कि आप अपनी राय को व्यक्त करते हैं और इस प्रकार की स्किल आप में है कि आप दूसरों को बिना आहत किए हुए, यानी कि आप बिना किसी दूसरे व्यक्ति को आहत किए हुए, यानी कि दूसरे को हर्ट ना किए हुए आप अपनी बात को यदि रख पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं, तो ये किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कहता है प्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन बी कहता है अप्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन सी कहता है नियोजित संप्रेषण और ऑप्शन डी कहता है अनुशासनात्मक संप्रेषण। तो आपको बताना है कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप अपनी बात को, अपनी राय को, अपने डिसीजन को व्यक्त करते हैं, लेकिन उस डिसीजन से किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी आहत ना पहुंचे, तो इस प्रकार के कौशल को, यानी इस प्रकार के संप्रेषण को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के संप्रेषण को स्टूडेंट्स प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है। और ये सब चीज़ें हम लाइफ स्किल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 162 आपसे कहता है कि शिक्षक आचार संहिता के संदर्भ में कौन सा विकल्प उपयुक्त है। यानी कि शिक्षक आचार संहिता, शिक्षक आचार संहिता का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो शिक्षक के आचरण व्यवहार होते हैं, यानी कि शिक्षक के जो व्यावसायिक आचरण और नीति है उसके संदर्भ में, यानी कि उसके बारे में कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन ए कहता है यह मानक व्यवहार है, ऑप्शन बी कहता है सूचना पुस्तिका का संबंध शिक्षक आचार संहिता से है, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो शिक्षक आचार संहिता है, यानी कि जो शिक्षक का व्यवहार है, उनके जो आचरण है, इस संहिता के संदर्भ में कौन सा विकल्प उपयुक्त है। देखिए, अगर आपने लाइफ स्किल में शैक्षिक आचरण एवं व्यावसायिक नीति को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक शिक्षक का क्या रोल होता है, यानी कि एक प्रकार का मानक व्यवहार, यानी कि स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है एक टीचर्स का, कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चे को वो चीज़ें गलत ना लगे, बच्चे आपको गलत ना समझे, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो ये व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का मतलब होता है जब आप कोई कार्य करते हो उसके बदले में आपको पैसे मिलता है, तो आप उचित पैसे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां, क्या आप पार्शलिटी करते हैं या नहीं करते हैं, ये सभी चीज़ें हम शैक्षिक आचरण एवं व्यावसायिक नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पढ़े होंगे। ईजिली आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे कि ये सभी चीज़ें आपको एक स्टैंडर्ड बिहेवियर सिखाता है। सूचना पुस्तिका, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पुस्तिका है उसके संबंध में शिक्षक आचार संहिता से है, यानी कि जो सूचना पुस्तिका है, जो आपके इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो आपके शैक्षिक यानी शिक्षक आचार संहिता से उसका रिलेशन होता है। आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब के फ्रंट पेज में उससे रिलेटेड सूचनाएं दी हुई होती है कि उस किताब के अंदर क्या खासियत है, और अगर कोई भूल या त्रुटि हो जाए उनसे उसके समाधान के लिए क्या विचार है, आप अपनी राय किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सूचना पुस्तिका का जो संबंध होता है वो भी शिक्षक के आचार संहिता से होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों ही राइट ऑप्शन है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप शिक्षक के जो आचार संहिता है उसको भी जान पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 163 आपसे कहता है कि किस प्रकार की शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि वो कौन से टाइप की शिक्षण नीतियाँ है जो ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि वस्तुनिष्ठ होती है। ऑप्शन ए कहता है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी कहता है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी कहता है व्यावहारिक,
और ऑप्शन डी कहता है सापेक्ष। तो आपको बताना है कि जो शिक्षण की नीतियां हैं वो वस्तुनिष्ठ होती है, वो किस प्रकार की शिक्षण नीतियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनतांत्रिक। यानी कि जो भी आप सिस्टम करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं, जनों के लिए करते हैं। आपकी कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं उन सभी के लिए आप नई नई शिक्षण नीतियों का उपयोग करते हैं और वो वस्तुनिष्ठ होता है कि सभी पर वो फिट बैठते हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन का 163 का क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है, यानी कि जनतांत्रिक वाला ऑप्शन राइट है, तो वो सभी के लिए वही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप प्रजातांत्रिक को सही मानते हैं, किसी के लिए आप व्यावहारिक को सही मानते हैं, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ होती है। तो जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति है वो वस्तुनिष्ठ होती है। ये सभी चीज़ें गलत है। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन राइट होता है, बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। या फिर तीनों ही राइट होगा तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ होती हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो शिक्षण नीतियाँ होती है वो जनतांत्रिक वाली जो शिक्षण नीतियाँ हैं, जो सभी के लिए इक्वल हो, इस प्रकार की शिक्षण नीतियां वस्तुनिष्ठ होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 164 आपसे कहता है कि आंतरिक प्रेरणा के गुणारोपण सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। देखिए, आंतरिक प्रेरणा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, इसके गुणारोपण सिद्धांत की व्याख्या, गुणारोपण यानी कि इसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो सिद्धांत की व्याख्या है वो किसने की है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मास्लो ने, ऑप्शन बी कहता है कोहलबर्ग ने, ऑप्शन सी कहता है फ्रिट्ज ईदर ने और ऑप्शन डी कहता है मैकडोनाल्ड ने। तो जब हम मोटिवेशन टॉपिक पढ़ रहे थे लाइफ स्किल के अंतर्गत, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जो आंतरिक प्रेरणा का गुणारोपण सिद्धांत है, इसकी व्याख्या आपके फ्रिट्ज ईदर ने की है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रिट्ज ईदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 आपसे कहता है कि सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत किस अवधारणा से पनपा है। देखिए, सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत यानी सहज प्रेरणा का मतलब होता है कि आपकी जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो सहज है, साधारण है और उसमें कटौती का जो सिद्धांत, इसकी अवधारणा कहाँ से पनपा है। ऑप्शन ए कहता है जैविक सहज प्रेरणा से, ऑप्शन बी कहता है अजैविक सहज प्रेरणा, ऑप्शन सी कहता है जैविक प्रेरणा और ऑप्शन डी कहता है प्रेरणा कटौती। तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, ये सजह नहीं हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ये सहज है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि जो सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत है, इसकी अवधारणा यानी कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकला है। तो वो निकला है आपके जैविक सहज प्रेरणा के सिद्धांत से। यानी कि एक जैविक के लिए जो सहज प्रेरणा है, जो वास्तविक मोटिवेशन है, जो साधारण मोटिवेशन होते हैं, वो आपके सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत की ही अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए सहज प्रेरणा कटौती सिद्धांत की जो अवधारणा है वो जैविक सहज प्रेरणा के आधार पर पनपा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 आपसे कहता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में स्व अनुशासन की भावना को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते यानी कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों में स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसको किस प्रकार से, किस तरीके से आप उनमें प्रेरित करेंगे यानी कि मोटिवेट करेंगे कि आप स्वयं से यानी सेल्फ डिसिप्लिन में आप आए, आप सेल्फ डिसिप्लिन की भावना को किस तरीके से फील करें, ये किस तरीके से आप कराएंगे एक शिक्षक होने के नाते। ऑप्शन ए कहता है एहसास कराकर, ऑप्शन बी कहता है जिम्मेदारी सौंपकर, ऑप्शन सी कहता है भरोसा देकर, ऑप्शन डी कहता है प्रेरणा देकर। तो आपको बताना है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों में स्व अनुशासन की भावना को किस तरीके से प्रेरित करेंगे। तो इस तरीके के कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको जिम्मेदारी देनी होगी। जब आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे, तो वो उस चीज़ को फील कर पाएंगे और वो सेल्फ डिसिप्लिन में आएंगे। तो इसलिए एक शिक्षक होने के नाते आपको स्व अनुशासन की भावना जिम्मेदारी सौंप कर प्रेरित करनी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 167 आपसे कहता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप स्कूल में सही समय पर पहुंचते हैं तो इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप अपने विद्यालय में बिल्कुल टाइम पर पहुंचते हैं, बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं, तो इससे छात्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा इफेक्ट बच्चों में पड़ेगा। ऑप्शन ए कहता है प्रबंधन का, ऑप्शन बी कहता है समय की पाबंदी का, ऑप्शन सी कहता है प्रेरणा का और ऑप्शन डी कहता है शिक्षा की ओर उन्मुख। तो आपको बताना है कि क्या इससे बच्चे शिक्षा की ओर उन्मुख हो पाएंगे या बच्चों के अंदर प्रेरणा आ पाएगी या बच्चों के अंदर समय की पाबंदी होगी या बच्चों के अंदर प्रबंधन होगा यानी मैनेजमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी, समय की पाबंदी। मतलब आप बच्चे को टाइम पर आने के लिए तभी कह पाएंगे जब आप स्वयं से टाइम पर जाएंगे। जब आप लगातार अपने विद्यालय में समय पर जाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को महसूस करेंगे कि टीचर बिल्कुल टाइम पे आते हैं, इसका मतलब हमें भी समय पर जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अदरवाइज़ आप पीट पीट कर भी उनको एग्जैक्ट टाइम पर नहीं ला सकते। वो उनकी सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है कि बच्चा जब स्वयं से सोचेगा कि जब टीचर समय से आते हैं, रोज़ अपने टाइम पर आते हैं, तो हमें भी इस कार्य को करना चाहिए, हमें भी समय पर पहुँचना है क्योंकि टाइमिंग स्कूल की ये है, तो हमें भी उससे ही पहले पहुँचना होगा। तो इस तरीके की गतिविधि बच्चे कर पाएंगे। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आप स्कूल में सही समय पर पहुंचते हैं तो इससे छात्रों पर समय की पाबंदी का प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 168 आपसे कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास कितने चरणों में संपन्न होता है। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके चरण आपसे पूछे गए हैं कि कितने चरणों में संपन्न होते हैं। तो अगर आपने यूपीटेट या सीटेट में लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ा होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आप यूपीटेट सीटेट में मोस्टली पढ़ते ही हैं, एक प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके 3 लेवल बताए यानी कि 3 स्तर बताए और उन 3 स्तरों में प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण होते हैं यानी कि 2-2 स्टेज होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3 गुना 2 यानी कि 6 चरण होते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा है ऑप्शन 5, 6, 7 और 8। तो आपको जाना है ऑप्शन नंबर बी के साथ कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो प्रस्तुत नैतिक विकास के सिद्धांत है उनके अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 179 आपसे कहता है कि किसका कथन है पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जागृत करता है। देखिए अगर आप बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो बच्चे में अच्छे कार्य करने की जो प्रेरणा है, भावना है, वो जागृत होता है। ये कथन किसका? ऑप्शन ए कहता है मैकडोनाल्ड का है, ऑप्शन बी कहता है थॉर्नडाइक का है, ऑप्शन सी कहता है मास्लो का है, ऑप्शन डी कहता है रायबर्न का है। तो आपको बताना है कि पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा को जागृत करता है, यह कथन किसका है। अगर आपने पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक जो आपके जीवन कौशल के अंतर्गत आता है, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो मैंने उसके अंतर्गत जितने भी मोस्टली कथन आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी कथनों को अच्छे से कवर कराया है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे क्योंकि ये कथन आपके रायबर्न महोदय का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 170 आपसे कहता है कि विद्यालयों में दिए जाने वाले दंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। देखिए अगर आप विद्यालय में दंड देते हैं तो इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कहता है प्रतिबंधात्मक, ऑप्शन बी कहता है शारीरिक दंड, ऑप्शन सी कहता है मानसिक दंड, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि विद्यालयों में दिए जाने वाले दंड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप विद्यालय में दंड देते हैं, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने उन क्लासेस को अच्छे से देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे कि आपको पुरस्कार कब और कैसे देना चाहिए और दंड भी आपको कैसे और किस तरीके से देने चाहिए। तो विद्यालय में दंड के संदर्भ में आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते और ना ही आप बच्चे को मेंटली डरा सकते यानी मानसिक दंड भी नहीं दे सकते। इसका मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ए होगा प्रतिबंधात्मक, यानी कि आप बच्चों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप 2 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट किए जाते हैं या 3 दिन के लिए। तो ये प्रतिबंध आप बच्चों पर लगा सकते हैं, लेकिन दंड के संदर्भ में शारीरिक दंड और मानसिक दंड आप नहीं दे सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 171 आपसे कहता है कि अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है यानी नीड थ्योरी है, इसको सर्वप्रथम किसने यानी कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है किंडरगार्टन ने, ऑप्शन बी कहता है अब्राहम मैस्लो ने, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों ने, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने मोटिवेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है वो सर्वप्रथम अब्राहम मैस्लो ने ही प्रस्तुत किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अब्राहम मास्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 आपसे क्या कहता है। तो 172 में आपसे पूछा गया है कि किस शिक्षा पद्धति में खेल जीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। देखिए किस शिक्षा पद्धति यानी कि वो कौन सी शिक्षण पद्धति है जिसमें खेल जीतों द्वारा यानी खेल खेल के द्वारा शिक्षाएं दी जाती है। ऑप्शन ए कहता है किम गार्डन, ऑप्शन बी कहता है किंडरगार्टन, ऑप्शन सी कहता है जिम गार्डन और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, अगर आपने टीचिंग स्किल वाले सेक्शंस के अंतर्गत शिक्षण कौशल एवं शिक्षण की विधियां और प्रविधियों को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी विधियों के बारे में आपको बताया है जो मोस्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो आपका किंडरगार्टन विधि, क्योंकि दो मेथड है जिसमें आपको खेल खेल से शिक्षाएं दी जाती है। एक होती है आपकी खेल विधि जिसका नाम है, और दूसरा है आपका किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन मेथड में भी आपको खेल खेल के द्वारा शिक्षाएं दी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 173 आपसे कहता है कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है। देखिए व्यावसायिक नैतिकता कितने टाइप्स की है ये आपसे पूछा गया। प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक के अंतर्गत ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कंटेंट में आपको बहुत अच्छे से बताया है। ऑप्शन कहता है कि इनकी 2 प्रकार है, ऑप्शन बी कहता है 3 प्रकार है, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपको बताना है कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है। अगर आपने कंटेंट को अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की है, एक होती है आपकी प्रमाणिकता और दूसरा है वर्णनात्मक। तो इस हिसाब से व्यावसायिक नैतिकता के 2 प्रकार होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 174 आपसे कहता है कि दंड अवांछित व्यवहार को रोकने का दमनात्मक साधन है। देखिए जो दंड होते हैं वो अवांछित व्यवहार, अवांछित का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनुचित व्यवहार, यानी कि जो व्यवहार उचित नहीं होते। तो आप अगर कोई बच्चा अनुचित व्यवहार करता है तभी आप उसको दंड देते हैं, अगर वो उचित व्यवहार करता है तो आप कभी भी उसको दंड नहीं देते। तो इसका मतलब दंड देना आपकी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे ने अवांछित यानी अनुचित व्यवहार किया है और आप उसको रोकना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का दमनात्मक साधन है। ये कथन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है सेक का, ऑप्शन बी कहता है रसेल का, ऑप्शन सी कहता है सेसेक का और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया होगा तो ये कथन भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था के प्रभावी प्रयोग के अंतर्गत जितने भी मोस्टली कथन आपके बनते हैं उन सभी कथनों को मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेसेक का है, क्योंकि सेसेक का मानना है कि जो दंड होता है वो हम तभी देते हैं जब हम अवांछित व्यवहारों को रोकना चाहते हैं। तो इसीलिए दंड जो है अवांछित व्यवहारों को रोकने का एक दमनात्मक साधन है। ये कथन आपके सेसक महोदय का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 175 आपसे कहता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होते हैं। तो शिक्षा से संबंधित जो पर्यवेक्षण होते हैं यानी कि पर्यावरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपको बताना है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि कंटेंट में मैंने आपको बताया कि शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निरीक्षणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण और दूसरा होता है नियंत्रणात्मक शैक्षिक पर्यवेक्षण, यानी कि आप ऐसे शैक्षिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें आप बच्चों का निरीक्षण कर सके और दूसरा उन्हें नियंत्रित कर सके यानी कंट्रोल कर सके। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 176 आपसे कहता है कि किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाना कौन सा मानवीय मूल्य है। यानी कि अगर आप किसी को किसी भी तरीके से कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो वो किस टाइप का मानवीय मूल्य है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अहिंसा,
ऑप्शन बी कहता है सद्भावना, ऑप्शन सी कहता है दया और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो उसको किस टाइप के मानवीय मूल्य के अंतर्गत काउंट करेंगे? तो उसको क्या सद्भावना कहेंगे या दया कहेंगे या अहिंसा कहेंगे या ये सभी कहेंगे? तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं अहिंसा। मतलब हम किसी से हिंसा नहीं करते हैं। जब हम किसी से हिंसा नहीं करते हैं तो हम किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि किसी को किसी भी तरीके से कष्ट ना पहुंचाना एक प्रकार का मानवीय मूल्य है और उसको हम अहिंसा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 177 आपसे कहता है कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? देखिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन टॉपिक से लिया गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए कहता है हॉफमैन, ऑप्शन बी कहता है ड्यून, ऑप्शन सी कहता है मैकडॉगल और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है उनकी संख्या आपकी है 14। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है जिनको हम संवेग भी कहते हैं। और ये जो कथन है, ये जो संवेग है, ये दिया गया आपके मैकडॉगल साहब के द्वारा, जो ऑप्शन में है मैकडॉगल के नाम से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं पर ये आपको मैकडॉगल देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको मैकडॉगल देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब वही है, ऑप्शन में बाकी कहीं पर मैकडॉगल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैकडॉगल यानी मैकडॉगल। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को इजीली क्लियर कर पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपने मोस्टली क्या है, आप पढ़ते हैं मैकडॉगल मैकडॉगल मैकडॉगल, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैकडॉगल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में मैकडॉगल है नहीं। और अगर आपने मैकडॉगल के 14 मूल प्रवृत्तियों को अच्छे से पढ़ रखा है डिटेल में तो आपको इजीली पता है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इसी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश जो है वो एग्जामिनर की रहती है हमेशा। जो रट्टा मारते हैं या जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो यहाँ फंसते हैं, कन्फ्यूजन में गलत करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने तो कहीं पर मैकडॉगल पढ़ा ही नहीं है। हालांकि ये मैकडॉगल ही है लेकिन इसको अलग तरीके से पेश किया गया। जैसे कि आप कहीं पर देखते हैं कि आपको लिखा हुआ मिलता है जीन पियाजे, और किसी किसी किताब में आप देखते हैं जिन पाइगेट भी लिखा हुआ होता है। तो वो प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है क्योंकि वो इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, हम उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे जो है उनका नाम है, लेकिन अगर आप उसको स्पेलिंग को देखेंगे तो आप नॉर्मली पहली बार आप सोचेंगे कि ये जीन पाइगेट है। तो इसलिए एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप यदि, इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रिविजन करते हैं तो आपको पता है मूल प्रवृत्ति के बारे में 14 मूल प्रवृत्तियाँ जिनको हम संवेग कहते हैं, और इसके बारे में एक ही बंदे ने बताया और वो है आपका मैकडॉगल साहब। तो इसीलिए मैकडॉगल जब नहीं है तो मैकडॉगल हो सकता है। तो इस तरीके के कन्फ्यूजन से आप दूर तभी निकल पाएंगे जब आपके पास उसकी डिटेल नॉलेज होगी, और डिटेल नॉलेज तभी होगी जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 178 आपसे कहता है कि बच्चों में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करने से किस समस्या में कमी आएगी? देखिए अगर आप बच्चों में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करेंगे, यानी कि उनके अंदर सामाजिक ज्ञान की जो भावना है उसको डेवलप करेंगे, तो इससे किस समस्या में कमी आएगी, यानी कि किस प्रकार की समस्या जो है वो कम हो जाएगी आपके हिसाब से? ऑप्शन ए कहता है छुआछूत, ऑप्शन बी कहता है जाति, ऑप्शन सी कहता है आर्थिक विषमता और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप बच्चों में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करते हैं, यानी कि उनका सामाजिक विकास करते हैं, तो वो छुआछूत की जो समस्या है इससे बाहर निकल पाएंगे। वो जातियों के आधार पर लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, यानी जाति से ऊपर उठकर सोचेंगे। और आर्थिक विषमता यानी कि फाइनेंशियली जो गरीब और अमीर को लेकर घमंड करते हैं, इस चीज़ से भी आप बाहर निकल पाएंगे। तो इन सभी समस्याओं में क्या होगी, कमी होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स आप एक अध्यापक है तो आपके हिसाब से ये जो छुआछूत वाली जो सिस्टम है इसको आपको बिल्कुल भी कभी नहीं मानना है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इन सभी चीज़ों को बिलीव करते हैं तो इसका मतलब समझिए आपने जीवन में कुछ शिक्षा प्राप्त की ही नहीं है, वो सिर्फ कागज का एक
टुकड़ा है जो आपकी डिग्री को प्रदर्शित करते हैं। आपने वास्तविक रूप में शिक्षा का कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अगर आप जातियों के आधार पर भी बांटते हैं तो भी आपके अंदर शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ, और अगर आप पैसों के आधार पर, आर्थिक विषमता के आधार पर, आप अमीर गरीब छोटी और ऊंची नीची जाति के आधार पर आप डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब आप अध्यापक बनने के लायक नहीं हैं। ठीक, तो यही आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर, इसलिए उसने इस क्वेश्चन को रखा कि बच्चों में सामाजिक ज्ञान की भावना का विकास करने से किस समस्या में कमी आएगी। तो छुआछूत में भी कमी आएगी, जाति में भी कमी आएगी और आर्थिक विषमता में भी कमी आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ये सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझ पा रहे होंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या परिवर्तन चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 आपसे कहता है कि समाज में मानवीय मूल्यों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, अगर आप समाज में, सोसाइटी में मानवीय मूल्यों का विकास करना चाहते हैं, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से प्रारंभ होता है ये आपसे पूछा, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए कहता है घर से, ऑप्शन बी कहता है विद्यालय से, ऑप्शन सी कहता है दफ्तर से और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि समाज में मानवीय मूल्य का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विकास जो है वो घर से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि मानवीय मूल्य का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए, मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज़ को आप घर से नहीं सीख सकते। अगर आप घर से सीखते हैं, घर से आपकी शुरुआत होती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हर एक अशिक्षित व्यक्ति भी मानवीय मूल्यों से परिचित होगा या उनके अंदर मानवीय मूल्य होंगे। लेकिन इसमें आपको 99% चांसेस ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता है वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, वो दूसरों के हित से उसको मतलब नहीं होता है। और मानवीय मूल्यों का विकास जो है वो आप जब विद्यालय जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे हिंदी साहित्य में, हिंदी में आप बहुत सारी स्टोरी, कहानियाँ पढ़ते हैं जो कवि और लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन कहानी के माध्यम से आप मानवीय मूल्यों को सीखते हैं। जैसे आप श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण को पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चरित्र चित्रण होते हैं जिनको आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास होता है। आप समझ सकते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मानवीय मूल्य का विकास आपके घर से आरंभ नहीं होता और ना ही दफ्तर से होता और ना ही इनमें से कोई नहीं। अगर ये होता है तो वो सबसे पहले होता है आपके विद्यालय से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका विद्यालय। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। और नेक्स्ट प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 180 आपसे कहता है कि व्यावसायिक नैतिकता की जांच कैसे की जाती है, यानी कि जो व्यावसायिक नैतिकता है इसकी जांच आप कैसे कर सकते हो। ऑप्शन ए कहता है व्यावसायिक उद्यम से, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक वातावरण से, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों से, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अगर आप व्यावसायिक नैतिकता का मतलब होता है कि आपके व्यवसाय के हिसाब से नैतिक और अनैतिक, तो आप व्यवसाय संबंधित जो उचित यानी नैतिकता है उसकी जांच कैसे करेंगे। क्या आप व्यावसायिक उद्यम से करेंगे या सामाजिक वातावरण से करेंगे या दोनों से करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की गई है व्यावसायिक नैतिकता की, तो सामाजिक वातावरण से तो आप जो है सामाजिक नैतिक और अनैतिक विकास का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन व्यवसाय में कुछ उसके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं जिसके अनुसार आपको कार्य करना होता है। इसलिए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, और जब बी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं है। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, कि अगर आप व्यावसायिक नैतिकता की जांच करना चाहते हैं तो आपको व्यावसायिक उद्यम से ही पता करना होगा, क्योंकि व्यवसाय के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आप एक अध्यापक हैं तो आपके भी कुछ टर्म्स और कंडीशन है। आप बेवजह बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि उससे आपका परिवार जुड़ा हुआ है। तो जब आप किसी के लिए कार्य करेंगे तो उसके बदले में आपको एक उचित शुल्क लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी नहीं है कि आप अनुचित शुल्क लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, या ऐसे भी आपको नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही कम चार्ज करेंगे। अगर कम चार्ज करेंगे तो आपका परिवार सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके कार्य हैं उस कार्य के अनुसार आपको अपना शुल्क लेना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बच्चों को फ्री में चीज़ों को देना है, तो उससे भी उसका गलत इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ फ्री में देते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें जो है रास नहीं आते हैं, वो चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। तो इसीलिए आपका फ़र्ज बनता है कि जब भी आप किसी के लिए कार्य करें एज अ टीचर, तो आप उनसे उचित शुल्क ज़रूर लें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा, तो इन सभी प्रश्नों के आप राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए होंगे।
तो 180 क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक उद्यम से। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इस टेस्ट में आपके स्कोर कितने रहे हैं और क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके का रहा है, आपको और कौन से पोर्शंस में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है उस चीज़ को भी आप समझ पाए होंगे। उस पोर्शंस को रिवाइज़ कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।